हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे यूनिट 4 पे, जो कि हमारा है कम्युनिटी फॉर डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन। तो इसके बारे में पढ़ना है विकलांगता पुनर्वास के लिए समुदाय। मतलब समुदाय जो है वो विकलांग बच्चों के पुनर्वास के लिए क्यों ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें करता है समुदाय, है क्या, कितने टाइप के समुदाय होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम इस पूरी यूनिट में कवर कर रहे होंगे। यूनिट 4 पॉइंट हमारा है कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ कम्युनिटी। हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि समुदाय होता क्या है और उसके प्रकार कितने होते हैं, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि जब भी आपसे कोई लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो एक भूमिका क्रिएट करते हुए ही आप आगे की तरफ बढ़िएगा। तो समुदाय जो है वो मानव एक सामाजिक प्राणी है। हम और आप सभी एक समाज में रहते हैं, हम लोगों का एक समाज है अपना, और इसीलिए समाज से अलग रहने से उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। जब आप समाज से अलग हो जाते हैं तो उसमें अकेले में आपका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। समाज में सभी सदस्य अपनी योग्यताओं तथा आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जो समुदाय के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड रहते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने पड़ोसियों के ऊपर और आपके पड़ोसी कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपके समुदाय के लोग आपके ऊपर जो है डिपेंडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने समुदाय के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं। समुदाय शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी में कम्युनिटी शब्द से हुई है, जिसे आप कम्युनिटी कहते हैं, और इस शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के 2 शब्द से हुआ है, एक कैम है तथा एक म्यूनिटी है। ठीक है, जिसका लैटिन में अगर बात करते हैं, कैम का अर्थ होता है एक साथ तथा म्यूनस का अर्थ होता है सेवा करना। तो इस तरह से कम्युनिटी का अगर हम अर्थ देते हैं तो ये एक साथ हो जाता है कि एक साथ जो है सेवा भाव रहना, यही आपका कम्युनिटी होता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक साथ रहना और कार्य करना जो है प्रत्येक व्यक्ति की जो है ये आवश्यकताएं होती हैं कि सभी व्यक्ति एक साथ रहें और एक साथ मिल करके काम करें। इसीलिए व्यक्ति का एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से है जो संबंध रख पाता है। जो कम्युनिटी होती है, जो समुदाय होता है, वो एक विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां लगभग समान रहती है। मतलब जो समुदाय होता है वो एक ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और जिनका लगभग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां लगभग समान रहती हैं। और अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ परिभाषाओं की जो इम्पोर्टेंट है, उन परिभाषाओं को देखेंगे। जैसे एक ऑर्गन के अनुसार एक परिभाषा दी गई है कि समुदाय सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन है। आप पूरे जीवन भर जिस संस्थान के अंतर्गत रहते हैं वो आपका क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। मेंजर के अनुसार एक परिभाषा दी गई है कि वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। मैंने आपको बताया कि जैसे आपके आसपास के लोग, जैसे आपका गांव है, मान लीजिए, तो आपका गांव है, आपके गांव में गांव का एक निश्चित क्षेत्र है कि यहाँ तक ही आपका गांव है, और आपके गांव में आपके साथ रहने वाले लोगों का जो समूह है, जिनकी लगभग समान आर्थिक स्थिति, लगभग समान कल्चर्स उनके होते हैं, वही आपका कम्युनिटी होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई परिभाषा है वो है मैकाइबर के अनुसार। मैकाइबर के अनुसार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिभाषा है। आपको एटलीस्ट ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूनिट 4 आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप यूनिट 4 ज़रूर पढ़िएगा। मैकाइबर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जब किसी समूह के सदस्य, चाहे वह समूह होता है या मतलब चाहे वह छोटा समूह हो या फिर बड़ा समूह हो, वो एक साथ रहते हैं कि उनका एक साथ रहना किसी विशेष प्रयोजन या विशेष स्वार्थ नहीं होता, बल्कि उनके साथ रहने की आधारभूत बात भी एक सी रहती है, तो उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। ये कह रहे हैं कि जब किसी समूह का कोई ऐसा समूह हो जिसमें कुछ सदस्य हों, वो कम हो, सदस्य ज़्यादा हो, वो डिपेंड नहीं करता है। जो स्वार्थ बस समूह में न रहे हों, बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करें, एक दूसरे को समझें, और जो है उनकी लगभग एक जैसी समान स्थिति हो, तो उसको एक समुदाय जो है वो कहते हैं।
अब बात करते हैं समुदाय होते कितने प्रकार के हैं, टाइप ऑफ कम्युनिटी क्या होती है, समुदाय होते कितने प्रकार के हैं। तो मानव निवास के स्थानों को विद्वानों ने कई भागों में जो है वो विभक्त किया है, परंतु मानव और प्रगति के बीच अंतरक्रिया के आधार पर समुदाय को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, कस्बा। इन 3 भागों में जो है वो मुख्यतः विभक्त किया गया है और ये और भी टाइप के हो सकते हैं। समुदाय का एक संक्षिप्त परिचय और परिभाषा जो है वो निम्नलिखित है। जैसे ग्रामीण समुदाय, आपको समझना है कि ग्रामीण समुदाय क्या होता है। जब 2021 में एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो 2021 के एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने थे। यहाँ से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि समुदाय क्या होता है, समुदाय के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर होता है ना, उसी प्रीवियस ईयर को रिपीट करके ही डीएड में पूछा जाता है। आप अगर 4 साल का भी पेपर सॉल्व करके जाएंगे, पिछले 4 साल का भी पेपर सॉल्व करके जाइए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, क्या हम लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा है? नहीं, हम लोग के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उसी को देख करके इधर उधर थोड़ा सा जो है क्वेश्चन इधर उधर करके हम लोग आपको दे देते हैं। ठीक है, तो ये बात समझने का प्रयास करिए कि आपको भी यही करना है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उस प्रीवियस ईयर पेपर को 2-3 पेपर सॉल्व कर डालिए और उसके बाद आराम से जाइए एग्ज़ाम दे, बेफिक्र होकर जाइए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़ के जाइए, 2-3 प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए बस। ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं तो ग्रामीण समुदाय क्या होता है। सभ्यता के प्रारंभ में कुछ लोग एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से प्राकृतिक वातावरण रहने लगे, उसी भूभाग को ग्रामीण समुदाय का नाम से पुकारा जाने लगा। मतलब ग्रामीण समुदाय का मतलब होता है जो गांव बस्ती गांव में रहते हैं लोग, जो इनका प्राकृतिक रूप से उनकी प्रकृति से जुड़ाव बहुत होता है, जो ज़्यादातर खेती करना पसंद करते हैं। ठीक है, गाँव और नगर की सार्वभौमिक जो है वो कोई ऐसी परिभाषा नहीं है गाँव नगर की कि हाँ ये गांव हो जाएगा। बात ये है कि जो एक निश्चित भूभाग में निवास करें, जो लगभग प्रकृति से जिनका जुड़ाव लगभग ज़्यादा रहता है, उनको हम ग्रामीण समुदाय में लेते हैं। मैरेल तथा एल्डिज ने कहा कि ग्रामीण समुदाय को परिभाषा देते हुए लिखा है कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर होते हैं तथा प्राथमिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ग्रामीण जीवन का अर्थ वह समुदाय जीवन है जो अनौपचारिक, प्राथमिक, सरल तथा समाज की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे जो भोजन की व्यवस्था है, तो अन्न उत्पादनकर्ता जो होते हैं वो अधिकतर ग्रामीण इलाके से ही होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान समुदाय हमारा होता है, जो किसान परिवार हमारा होता है, उन सबको ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत रखा जाता है। बात करते हैं नगरीय समुदाय की, तो नगरीय समुदाय की कोई एक मतलब देखिए ऐसा नहीं कह सकते ना कि जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हों, जिनके पास जो है बहुत अच्छी शिक्षा हो, वो नगर में आएंगे, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि गाँव जो ग्रामीण समुदाय है उसमें भी शिक्षा अच्छी मिलती है, उसमें भी लोग अच्छे खासे तौर तरीक़ों से रहन सहन रहता है। तो हम ग्राम और नगर की कोई बेहतर मतलब कोई ऐसी फिक्स परिभाषा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि जो ग्रामीण समुदाय होता है उनका जुड़ाव खेती से, प्रकृति से ज़्यादा होता है, जबकि जो नगरीय समुदाय होता है उनका जुड़ाव प्रकृति से कम होता है। ठीक है, समुदाय की जो परिभाषा विद्वानों ने जनसंख्या के आधार पर तथा घनत्व के आधार पर देने का जो है वो प्रयास किया है। और हेल्बर्ट कहते हैं कि स्वयं सभ्यता के जन्म के समान ही नगर का जन्म भी जो है वृत्त के अंधेरे में सो गया है। देखिए, जिस बड़े क्षेत्र में अधिकांश जाति कृषि व्यवसाय में आजीविका को उपार्जित करते हैं तथा जिनके बीच औपचारिक प्रतिस्पर्धा तथा द्वितीय संबंधों को प्रधानता होती है, उसे हम नगरीय समुदाय कहते हैं। आपका अगला आता है कस्बा। ये भी आपके ही समुदाय का एक हिस्सा होता है आपका कस्बा। कस्बा क्या होता है, आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों को कई भागों में बांटा गया है। जो नगर होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए मुंबई है, ऐसे बड़े बड़े जो नगर्स होते हैं आपके, इन नगरों में छोटी छोटी जो बस्तियाँ होती है उन्हीं को हम कस्बा कहते हैं। और यहाँ पर भी लोगों का एक जो समूह है वो निवास करता है। इसमें कस्बा भी एक कस्बा वह होता है जिसके आबादी लगभग 500 से लेकर 1000 तक हो। इसमें भी मतभेद है। कुछ विद्वान 40,000 तक की आबादी वाली बस्तियों को, तो कुछ 6,000 आबादी वाली बस्तियों को कस्बा कहते हैं। यह नगर की तुलना में जो होता है वो छोटा होता है। देखिए, जो नगर होता है, नगर के अंदर आपका कस्बा आता है। नगर में ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो निवास करती है।
अधिकतर जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और जो है कस्बा क्या होता है कि जब जहाँ पे छोटी मात्रा में जनसंख्या निवास करे, नगर का ही एक छोटा सा रूप आपका कस्बा होता है। कस्बा मानव स्थापना का एक रूप है जो ग्रामीण का और शहरी दोनों तत्वों को अपना अपना जीवन और कार्यों में जो है वो शामिल करता है। और बात करते हैं तो ये आपका पूरा जो था वो यूनिट 4.1 है। अब यहाँ से हम यूनिट 4.2 पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको 3 तरह के जो है समुदाय बताए, एक ग्रामीण, एक नगरीय, एक कस्बा समुदाय। ठीक है, तो आप वो तीनों समुदाय को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और एक बुक का मैं आपको जो है अभी टेलीग्राम पे जैसे वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक बुक का जो है वो PDF सेंड कर दूँगी, 2-3 पेज का है, वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी शेयर कर दूँगी थोड़ी देर में, तो वो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जहाँ पे नगरीय समुदाय, ग्रामीण समुदाय, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सब कुछ दिया गया है। इम्पॉर्टेंट बहुत है, एक बार पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे, तो उसको एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। 4.2 आपका है रोल ऑफ कम्युनिटी प्रिवेंशन, ईयरली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। हमें विकलांगता के रोकथाम की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप में समुदाय की क्या भूमिका है वो पढ़ना है कि एक विकलांग बच्चे की शीघ्र हस्तक्षेप किस तरीके से होगा, शीघ्र रोकथाम में किस तरीके से समुदाय मदद करता है वो जानना है। तो हर समुदाय में गर्भवती महिला की देख रेख की अलग अलग व्यवस्था होती है। ठीक है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से जो है वो पालन पोषण, ये सारी चीज़ें सुविधाएं दी जाती हैं। भारत में लगभग 40% बच्चों का जन्म है वो घरेलू प्रसव द्वारा होता है। इसीलिए जन्म के समय की कुछ जटिलताएं हैं, या तो वो नज़र में नहीं आती, या तो उनके पास आपात स्थिति के लिए चिकित्सा एवं जो तरीके हैं, मतलब जो व्यवस्थाएँ हैं, वो उन तक नहीं पहुँच पाती हैं। देखिए, ग्रामीण समुदाय अगर हम बात करते हैं तो फ़िलहाल ऐसा अब ग्रामीण समुदाय में भी नहीं होता है, लेकिन पहले के समय में ग्रामीण समुदाय में ज़्यादातर जो प्रसव होता था वो आपका जो है घरों में ही करा लिया जाता था, और जिससे बहुत बार जो है परेशानियों का भी सामना कर जाना पड़ता था, क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो उन तक जो है पहुंच नहीं पाती थी। आमतौर पर जो दवाइयाँ हैं, जो भी आपकी आंगनबाड़ी कर्मी हैं, जन्म के समय बच्चे की विकलांगता के जोखिम को पहचानने में सक्षम नहीं होते हैं। जैसे अगर घर पे ही प्रसव करा लिया जा रहा है तो बच्चे में अगर किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है तो उसकी पहचान करने के लिए जो भी वहाँ के समुदाय के जो लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनके द्वारा बच्चों की पहचान जो है वो ठीक से नहीं हो पाती थी। और अगर बात करते हैं तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें विकलांगता को पहचानने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे बाद में पूरे समुदाय में जागरूकता का स्तर बढ़ाने में सहायता मिल सके। तो इसीलिए ज़रूरी है, देखिए ज़रूरी ये है कि समुदाय में जितने लोग हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनको चीज़ों को बारे में अवेयर किया जाए, सिर्फ विकलांगता की पहचान के लिए ही नहीं बल्कि समुदाय की हर एक ज़रूरतों के लिए समुदाय के जो सदस्य हैं उनको जागरूक करने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। क्योंकि विकलांगता एक प्रकार या परिणाम अलग अलग होते हैं, अतः एक निश्चित हस्तक्षेप दूसरी स्थिति में भिन्न होता है। विकलांगता की कुछ ऐसी स्थितियां समुदाय के अंदर ही निपटा ली जाती हैं और इसके कारण अधिक आर्थिक बोझ भी जो है वो नहीं पड़ता है। क्यों जरूरी है समुदाय के अंदर ही शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप? तो हमारा जवाब होगा कि इसलिए ज़रूरी है समुदाय के अंदर शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप। पहली बात तो उनको सुविधाएं ही उनके घर में या उनके समुदाय में ही उनको सुविधाएं मिल जाएंगी, जिससे उनको बहुत ज़्यादा आने जाने का जो कष्ट है वो नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि आर्थिक बोझ भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम ज़रूर हो जाएगा। तो समुदाय के अंदर समुदाय के लोगों के द्वारा जब सुविधाएं दी जाएगी तो उससे जो है आर्थिक बोझ भी जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा कई अन्य स्थितियां हैं जिनमें उच्च अन्य चिकित्सक जो है वो चिकित्सक उपचार तथा साथ में सहायक उपकरणों व अनेक प्रकार की जो चिकित्सा की भी जो आवश्यकता है वो होती है। अक्षर यह कौशल और सुविधाएं किसी समाज में उपलब्ध नहीं होती हैं। मतलब ज़्यादातर देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे कौशल हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो समाज में देखने को नहीं मिलती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में तो बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं होती हैं। हर समुदाय की अपने समुदाय के विकलांगता के पुनर्वास और प्रबंधन के विषय पर प्रशिक्षित कर सकता है और प्रति 1000 व्यक्ति में से लगभग 20 व्यक्ति ऐसे होंगे जो सामान्य और गंभीर विकलांगता के शिकार होंगे। इतने ही लोग ऐसे होंगे
होंगे जो अल्प विकलांगता के शिकार होंगे। यह महत्वपूर्ण है कि हर समुदाय इस बात का प्रयास करे ताकि उस समुदाय में विकलांगों का जो क्रम है, वो रोज़मर्रा की जो सुविधाएं हैं वो सब उनको समुदाय में ही मिल सके। देखिए, शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले से अवेयर हैं उसके बारे में। तो अभी अगर किसी भी बच्चे को मान लीजिए शीघ्र हस्तक्षेप प्रदान करना है, कोई बच्चा है जिसका पहचान हो गया कि हाँ ये हियरिंग इम्पेयरमेंट है, अब उसको सुविधाएं देना है, तो सुविधाएं देने के लिए उसको दूर किसी कैंप में जाना होगा, या फिर अगर हम बात करते हैं तो उसको सुविधाएं लेने के लिए जो है अलग किसी अस्पताल में जाना होगा, या उसको सुविधाएं लेने के लिए अब जागरूकता के लिए कहीं दूर दूर भटकना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसके पेरेंट्स पे भी बोझ पड़ेगा, बच्चे पे भी प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, और उसको सही मात्रा में सही तरीके से उसको जानकारियों के अभाव में सुविधाएं भी हो सकता है ना मिल पाए। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को उसके ही समुदाय के अंदर हम जो है वो सुविधाएँ प्रदान करें, उसी के समुदाय के कुछ लोगों को जागरूक कर दें, ताकि वो लोग ऐसे विकलांग बच्चों की पहचान करने से लेकर के उनके शीघ्र हस्तक्षेप में अपनी भूमिका निभा सके, ताकि बच्चा रोज़मर्रा की जो सुविधाएं हैं वो सारी चीज़ों को एटलीस्ट प्राप्त कर सके। समुदाय में विकलांगता के रोकथाम के बारे में पढ़ेंगे। मोटे तौर पर किसी भी इलाके के लोगों की जो जैविक आधारशिला और पर्यावरण संबंधी कारकों इलाकों में जन्म लेने वाले बच्चों में विकलांगता उत्पन्न होती है। तो जन्म के बाद विकलांगता के कारणों व बाद में हुई विकलांगता के कारणों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, और सभी लोग एक जैसे जो संक्रमण या बीमारी से प्रभावित होकर के विकलांग नहीं होते हैं। यह ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति एक ही तरीके से विकलांग होगा, कि जितने भी व्यक्ति लोकोमोटर डिसेबल होंगे वो सब पैर कटने की वजह से होंगे, ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग लेवल के जो है विकलांगता सभी में पाई जाती है। तो संभवतः में भारी विकलांगता जो है वो देखी जाती है। अगर बात करते हैं तो साफ पीने का पानी उपलब्ध कराना, ठहरे हुए पानी जिसमें मच्छर पनपते हैं ऐसे पानियों को हटा देना, घर माहौल आसपास की जो है वो सफाई करना, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होती हैं कि समुदाय के अंदर ये सारी चीज़ें की जाएँ, ताकि विकलांगता जो है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, उसके प्रभाव को थोड़ा सा कम किया जा सके, किसी को विकलांगता ना हो। इसके लिए समुदाय को जागरूक करके समुदाय में साफ सफाई का, समुदाय में दी जाने वाली सुविधाओं का, इन सब को बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, ताकि विकलांगता आगे ना बढ़ सके और किसी भी व्यक्ति में हो भी ना। गर्भावस्था के दौरान तत्काल जो देखभाल है वो करना चाहिए, समय समय पर पोषण आहार जो है वो देना चाहिए, टीकाकरण की सुविधाएं करनी चाहिए। तो ये कुछ मेजर मतलब चीज़ें हैं जो कि करनी चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे में विकलांगता का स्तर दिखाई ना दे। अपने आप अपना इलाज बिना जानकारी के जो है बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो गर्भपात कराने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जागरूक रहेंगे तो वो सारी एक्टिविटियां नहीं करेंगे जिससे आगे चलकर उनके आने वाले बच्चे पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहेगा, वो किसी प्रकार का किसी विकलांगता का शिकार नहीं रहेगा। अगर हम संक्षेप में कहें तो समुदाय को विकलांग व्यक्ति के मतलब विकलांग व्यक्ति जो है उसको सहानुभूति नहीं चाहिए, बल्कि समान अनुभूति की भावना जो है उसके अंदर विकसित करना चाहिए। समानुभूति और सहानुभूति दोनों में डिफरेंस होता है, आप जान लीजिए आज। सहानुभूति का मतलब होता है जब आप उसको कहते हैं अरे ये तो बेचारा है, इसको जो है थोड़ा थोड़ा जगह दे दो ताकि ये आराम से चला जाए, इस तरीके से जब आप उसको क्या करते हैं कि बिल्कुल एक बेचारे वाली फीलिंग लगाते हैं, एक लाचार वाली फीलिंग उसके साथ लाते हैं, इस वजह से आप उसको थोड़ी सी हेल्प देते हैं, वो सहानुभूति होती है। जबकि समानुभूति क्या है? समानुभूति होती है कि आप सभी को समान अवसर दे रहे हैं। जिस तरीके से आप एक सामान्य बच्चे का सम्मान करते हैं उसी तरीके से एक दिव्यांग बच्चे का भी सम्मान करते हैं। आप बच्चे को अवसर दीजिए, ठीक है, बच्चे को अवसर दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके। ऐसा बेचारे को देख करके बेचारा है, लाचार है, इस वजह से अवसर मत दीजिए। अवसर प्राप्त करना उसका अधिकार है। समाज में रहना, समाज के लोगों के जैसे समान व्यक्ति सुविधाएं पाते हैं वैसे सुविधाएं प्राप्त करना उस बच्चे का भी अधिकार है। तो आपको समानुभूति दिखानी है, उसको समान अवसर देना है। जहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए सुविधाएं प्रोवाइड करवाना है। आपको उसे बेचारा समझ करके इस वजह से उसको सुविधाएं देना या इस वजह से उसको थोड़ी सी जो है
चीज़ें उसके लिए प्रोवाइड करवाना ये गलत बात है। आप उनको समानुभूत करें, उनको इतना फीलिंग करवाइए कि आप भी हमारे समाज का ही एक हिस्सा हैं, आप हमसे अलग नहीं हैं। तो ये आपका ये ज़रूरी होता है। सहानुभूति जो है वो बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं होती है। तो ये आपका था। अब बाकी अब बात करेंगे यूनिट 4.3 पे। तो क्या होता है 4.3 वो हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा है कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट नीड इम्पोर्टेंस एंड स्टडीज। समुदाय आधारित समावेशीय विकास की आवश्यकता, महत्व और रणनीतियाँ। ठीक है, आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है। आपको CBID इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना है, जिसे हम कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं। पूछा जा सकता है, बाकी पूछने को तो क्या ही पूछ लेंगे। एक इम्पोर्टेंस मैं बता दे रही हूँ कि ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो ये जो आपका है इसको आप याद रखिएगा। CBID कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में CBID कहते हैं, ऊपर लिखा भी गया है। तो ये आप याद रखिएगा। और किस किस को ये PDF चाहिए एक बार मुझे बता दीजिएगा। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप इस PDF को पढ़ें। आपके पास जो PDF है, मतलब जिस PDF से आप पढ़ते आए हैं उसी से पढ़िएगा। अब PDF के चक्कर में मत पढ़िएगा कि मैम ये PDF दे दो, वो PDF दे दो, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है कि आप किसी और PDF को पढ़ें। ठीक है, आपके पास जो PDF है उसी के रिवाइज करिए, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं या उसमें जो लैंग्वेज लिखी है, अब अगर आप उसी PDF से 2-3 बार पढ़ लिए हैं तो अब आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। तो उसी PDF को आप रिवाइज करिए। बाकी अगर किसी को चाहिए होगा ये PDF तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ये PDF आपको अवेलेबल करवा दूँगी। समुदाय आधारित समावेशीय विकास की आवश्यकता और महत्व क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत सरकार के जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, जिसे आप MHRD कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसे आप कहते हैं, तो वो ने हाल ही में दिव्यांगजन पुनर्वास हेतु जो है वो 6 महीने का एक समुदाय आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम जो है वो चलाया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि MHRD द्वारा कौन सा जो है वो कार्यक्रम चलाया गया है। तो आप बताइए कि 6 महीने के लिए CBID जो कार्यक्रम है वो चलाया गया है। कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट का प्रोग्राम ये 6 महीने के लिए चलाया गया है। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु क्या हैं उसको समझेंगे। तो कार्यक्रम का उद्देश्य है समुदायी स्तर पर ज़मीनी पुनर्वास कर्मियों का एक समूह बनाना, कि समाज के अंदर के ही कुछ लोगों को लेकर के एक समूह का डेवलपमेंट करना, जो दिव्यांग बच्चों को समावेशित करने में हेल्प करेगा, जो आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को साथ दिव्यांगता से जुड़े विभिन्न विषयों का निपटान कर सके और समाज में दिव्यांगजनों के समावेशन में जो है वो सहायक हो सके। जैसे आप लोग देखते होंगे कि प्राइमरी विद्यालयों में आशा कर्मी वाले होते हैं, ठीक है, आंगनबाड़ी वाले कर्मी, ये क्या करते हैं, घर घर जा कर के पोलियो की ड्रॉप देना, किसी प्रकार की कोई जैसे महामारी हो गई तो उसमें मेडिसिन उपलब्ध करवाना, ये इसलिए करते हैं ताकि सभी को उनके समुदाय में ही सुविधाएं मिल सके। अगर मान लीजिए आपको टीकाकरण के लिए आप हैं जो है मान लीजिए यूपी से, और कहीं ऐसा होता कि टीकाकरण की सुविधा यूपी में ना उपलब्ध होकर के किसी और स्टेट में होती, और हर एक व्यक्ति अगर अदर स्टेट में जाता तो उसको कितनी ज़्यादा परेशानियाँ होती। लेकिन सरकार ने क्या किया कि जो है एक कैंप लगा करके कि ये प्राथमिक विद्यालय पर इस गांव फलाने गांव का, जैसे मान लीजिए साड़ापुर कोई गांव है और उस गांव के जो है जितने भी लोग हैं उनका एक विद्यालय है, एक प्राथमिक विद्यालय जो चलता है, उसी प्राथमिक विद्यालय पे जाकर उनको कोविड की वैक्सीन जो है वो मिल जा रही है, या उनके जो आपके जो कैंप लग रहे हैं इस तरह से 2-3 कैंप के माध्यम से उनको वैक्सीन मिल जा रही है उनके ही समुदाय में, तो उनको कितनी ज़्यादा बेनिफिट उनके लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर जब हमें सुविधाएँ हमारे समाज के अंदर मिल जाती हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुविधादायक हो जाती है, हमें भागना भी नहीं पड़ता, हमारा आर्थिक बोझ भी कम हो जाता है। ठीक है, और हमको सही जानकारी मिल जाती है, हमारे ही समुदाय के कुछ लोग रहते हैं तो हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन भी बेहतर हो जाता है, हम अपनी बात खुलकर भी उनसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट होता है अगर समुदाय के अंदर ही लोगों को सुविधाएं मिल जाए। तो ऐसे ही पहल के लिए 6 महीने का एक कार्यक्रम चलाया गया था, 6 महीने के लिए, कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको उनके समुदाय के ही कुछ लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाए, जिसमें आशा कर्मी और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को शामिल करके, ताकि जो है दिव्यांग बच्चों को समावेशित करने में, उनको समावेशी विद्यालयों में भेजने में, उनको समाज के साथ जोड़ने में हेल्प किया जा सके, इसके लिए ये चलाया गया था।
CBDID जो कार्यक्रम को इन पुनर्वास कर्मियों के दक्षता आधारित ज्ञान और कौशल के आधार पर तैयार किया गया है, ताकि जो आपकी सफलतापूर्वक जो है वो अपना कर्तव्य निभाने में अपनी दक्षता बढ़ा सके। और इन कर्मियों को दिव्यांग मित्र जो है वो कहा गया। ठीक है, जो ये कर्मी हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जो CBID में जो आपके कर्मी होते हैं, जो वर्क करते हैं, जो समूह क्रिएट होता है, उसमें जो मेंबर्स रहते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको दिव्यांग मित्र कहते हैं। ठीक है, CBID एक दृष्टिकोण है जो स्थानीय समूहों और संस्थाओं के साथ जो है वो काम करता है, जो उनके आसपास के ही समुदाय संगठन रहते हैं। ठीक है, जैसे ब्लॉक पे हो गया तो ब्लॉक में जा कर के वर्क करना। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को सुविधाएं देना, इस तरह से वो काम करते हैं और सामुदायिक स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के जीवन में बदलाव ला सके, इसके लिए ये काम करते हैं। जैसे आपका अलग अलग विद्यालय होता है, जैसे PM श्री विद्यालय हो गया। ठीक है, आपका ऐसे ही सामान्य विद्यालयों में IT टीचर्स हो गए। तो इन सब क्या है? ये सब उन समुदाय के अंदर के ही लोगों को लेकर के वो सुविधाएं उनको दी जाती हैं। CBID जो है वो व्यवहारिक तौर से विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों और समुदाय द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों का समाधान करता है कि दिव्यांग बच्चों को उनके समुदाय में, अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, उसको कोई भी परेशानी हो रही है, तो उसके समुदाय के अंदर ही उसकी चुनौतियों को कम किया जा सके, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सके। इसीलिए CBID लाया गया था। महत्व की बात करते हैं तो समुदाय विकास जो मत एवं उपयोग हमेशा मूल्यवान एवं सिद्धांतों के समूह से सूचित किया गया जाता है। लोगों एवं स्थानों को परिभाषित करने के लिए इस मूल्य का आधार महत्वपूर्ण है, जिसके परिणाम प्रयत्न एवं कार्य पर केंद्रित होते हैं। सामुदायिक विकास के लिए महत्वपूर्ण निम्नलिखित कुछ बिंदु आपको देखा गया है। समुदाय विकास में चुनौतियों से बहिष्करण। समुदाय विकास सामाजिक बहिष्करण, गरीबी, पिछड़ेपन एवं भिन्नता के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। सामुदायिक विकास में समुदाय को बढ़ावा देना, ये भी इसका वर्ग होता है। सामुदायिक महत्व का दूसरा समूह सूचित किया जाता है कि ऐसे बदलावों को कैसे समझा जाए। सामुदायिक विकास अनेक विचारों को परिवर्तित एवं बढ़ावा देता है, जैसे पूर्व जो नागरिकता है उसको बढ़ावा देता है। समुदाय द्वारा समूह की जो कार्रवाई है उसको सहभागिता की स्वतंत्रता देता है। सभी को सशक्तिकरण करना, जैसे परिवार है या समाज है, उसको सशक्त बनाने का प्रयास करता है और हर तरह के जो सहयोग हैं वो प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाता है। आपका अगला है सामुदायिक विकास में नीतिगत प्रभाव। इसको भी करने में मदद करता है, जैसे सामुदायिक विकास जन्म समुदाय से जुड़े कुछ मुद्दों की पहचान और परिभाषित करने का प्रयास करता है तथा अंत में उन मुद्दों से संबंधित जो जन्म नीतियाँ हैं उनको बढ़ावा देता है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण है कि वह इस तरह की जन्म नीतियों को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं रणनीतियों की। क्या इसकी रणनीतियाँ हैं? तो समावेशी शिक्षण में जिन रणनीतियों का आवश्यकता होता है उनका कहाँ, कब, कैसे, कितना प्रयोग किया जाए, उसकी समझ शिक्षक में जो है वो होनी चाहिए कि जो रणनीतियाँ बनाई गई हैं उन रणनीतियों को किस तरीके से बच्चों पर अप्लाई करना है, कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, उसकी समझ जो टीचर्स हैं उनको होनी चाहिए। शिक्षक को कक्षा के छात्रों के जो मानसिक स्तर है उसके अनुरूप जो उपयुक्त शिक्षण उपकरण है, जो सहायक सामग्रियां हैं तथा जो शिक्षण विधियां हैं उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये है आपका। बाकी इसकी आवश्यकताओं के बारे में पढ़ेंगे, क्या इसकी आवश्यकताएं होती हैं। तो भारत एक विशाल विकासशील देश है। ठीक है, अभी डेवलप की प्रोसेस पे है। यह कि लगभग 75% जो आबादी है वो आपके गांव में निवास करती है। ग्रामीण समुदाय में अगर हम बात करते हैं तो उनको कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कुपोषण हो गया, अशिक्षा हो गई, अज्ञानता हो गई, अस्वस्थता हो गई। ठीक है, और इत्यादि प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं जो उनको देखने को मिलती है। जैसे बहुत अधिक मात्रा में शिक्षा भी उपलब्ध नहीं है ग्रामीण समुदाय में कि उनको पढ़ने के लिए दूर किसी नगरीय समुदाय का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, जानकारियों का भी अभाव है। तो एक बड़ी समस्या जो है उसके रूप में है समुदाय के सामने विद्वान है। इसीलिए परंपरागत तरीके से भौतिक परिवर्तन लाने के लिए कुछ विकासात्मक जो कार्यक्रम है उनकी ज़रूरत है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम लाए जाए, कुछ ऐसे CBID जैसे कार्यक्रम हो ताकि उनको समुदाय के अंदर ही सुविधाएं मिल सके, समुदाय और जागरूकता जो है वो उनके अंदर हो सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाए जाए, जैसे आपका CBR होता है। ठीक है, वो भी आपका चलाया जाता है। CBID है, ये भी इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो चलाए जाने चाहिए ताकि ग्रामीण समुदाय का भी विकास जो है वो हो सके। भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
आप लोग मुझे बताएंगे एमएचआरडी का वर्तमान में नाम क्या है। आप सभी लोग जो लोग भी वीडियो देखेंगे आप सभी को कमेंट करके बताना है कि एमएचआरडी को वर्तमान नाम क्या कहते हैं, इसका वर्तमान नाम क्या है। भारत सरकार का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, जो आपका एमएचआरडी है, द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास एवं शिक्षा के लिए कार्यक्रम जो है वो बनाना एवं उसके क्रियान्वित किया जाना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी होता है कि ऐसे कुछ कार्यक्रम बनाया जाए, उनको क्रियान्वित किया जाए। मंत्रालय द्वारा शैक्षिक संगठनों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार के संगठन पुनर्वास और निःशक्त जनों की समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाते हैं। अगला है कि हमारी कुल जनसंख्या में लगभग 7 से 8 करोड़ जनसंख्या लगभग निःशक्त जनों की है, जो किसी भी देश, समाज एवं समुदाय के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एक बड़ी मात्रा में जो दिव्यांगजन है वो हमारे देश में या हमारे विश्व में उपलब्ध हैं। इसीलिए इन निःशक्त जनों को समाज में स्थापित करने के लिए समाज तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की बहुत भूमिका होती है। ऐसे संगठन जो आपके चलते हैं, जो एनजीओ टाइप के आपके चलते हैं, या जो राष्ट्रीय संस्थानें हैं आपकी, ये सभी दिव्यांग बच्चों के हित में काम करती हैं। तो ऐसे में उन सभी के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इस तरह के समुदाय से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रम की जो है वो ज़रूरत होती है। और अगर बात करते हैं तो अतः ऐसे में निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम जो है, या जो आपका CBID प्रोग्राम्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो बात करेंगे अब 4.4 पे। चलिए 4.4 पे बात कर रहे होंगे। और मेरे हिसाब से जो है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका नहीं है। मतलब देखिए, इम्पोर्टेंट ये मत कहिए कि हमें पढ़ना नहीं है, छोड़िएगा मत, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लॉन्ग टाइप में तो नहीं बन सकता है, ठीक है। और बाकी जो है क्या होगा वो तो कल एग्ज़ाम देके जब आप आएंगे तो ही पता चल पाएगा। बाकी ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। क्रिएटिंग इन्वॉल्विंग इन्वायरमेंट मोबिलिटी लेबल कम्युनिटी रिसोर्स पेरेंट्स द रिहेबिलिटेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब एक सशक्त वातावरण बनाना, मतलब विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्थानीय सामुदायिक संसाधनों को जुटाना। समुदाय गतिशीलता किसी भी शेष कार्यक्रम के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने एवं मांग करने, संसाधनों और सेवाओं के वितरण में सहायता करने, स्थिरता और निर्भरता के लिए जो सामुदायिक भागीदारी है उसको मजबूत करने के लिए जितना संभव हो सके उतना हितधारकों को एक साथ लाने की ये प्रक्रिया है। आपकी जो ये प्रक्रिया होती है ये इसलिए होती है ताकि जो भी व्यक्ति विकलांग व्यक्तियों के हित में काम कर सकते हैं, मतलब जो भी इसके होल्डर्स हैं आपके, उन सभी को एक साथ लाया जा सके। जैसे जो आपके पीएस हैं, जो आपके चिकित्सक हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उन सभी को, जो भी बच्चों के हित में काम कर सकते हैं, ऐसे सभी लोगों को एक साथ लाने का जो प्रयास है वो करने का ये कार्यक्रम आपका है। जब समुदाय के विभिन्न हिस्सा के लोग जो है अगर सामान्य लक्ष्य साझा करते हैं और ज़रूरतों की पहचान करके समस्या का समाधान मतलब करने की हिस्सा बनने दोनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो सामुदायिक गतिशीलता जो है वो समुदायों को सशक्त बनाने और उन्हें अपने स्वयं के विकास को शुरू करने और नियंत्रित करने में जो है वो सक्षम बनाता है। जब तक समुदाय समर्थन नहीं बने और जो समाज है वो विभिन्न क्षेत्र परिवर्तन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होगा तो क्या होगा, तब तक विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा के दिशा में लाने की बहुत कम प्रगति होगी। ठीक है, जो CBR कार्यक्रम है उसकी बाधाओं को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि सामुदायिक में जो जितने भी हितधारक हैं, जैसे विकलांग लोगों में जो भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे परिवार के सदस्य हो गए, स्वयं सहायता समूह जो है, विकलांग लोगों के जो संगठन
संगठन है, समुदाय के जो सदस्य हैं, स्थानीय जो अधिकारी हैं, स्थानीय जो नेता हैं, जो निर्णय और नीतियाँ लेते हैं, ऐसे निर्माताओं को एक साथ लाने के लिए समुदाय गतिशीलता जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। सामुदायिक समर्थन का मतलब होता है कि समुदाय के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का समर्थन प्रदान करना, ताकि वो एकजुट होकर के एक दिव्यांग बच्चों के हित के लिए, दिव्यांग बच्चों के भविष्य के लिए जो है वो एकजुट होकर के काम कर सके। और जब सब एकजुट होकर के किसी एक लक्ष्य को काम करेंगे तो हम दिव्यांग बच्चों के हित में कुछ बेहतर जो है वो कर पाएंगे। बात करते हैं संसाधनों को जुटाना और प्रतिबंधित करने पे, तो ये वित्तीय समाधान है, वित्तीय संसाधन आपका है कि नए कार्यक्रमों के विकास के लिए या मौजूदा कार्यक्रमों को अपना काम जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों की तलाश करना आवश्यक होता है। देखिए, जब आर्थिक रूप से कोई चीज़, जैसे मैं आपको एज एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे अच्छे से अपना कंटेंट पढ़े, या चाहे जैसे आप यूट्यूब पर चैनल्स खोजेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा चैनल आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी जब पढ़ रही थी तो मैंने भी ऐसे खोज रखा था। ठीक है, मैं अपने टाइम पे मैंने ऐसे खोजते थे कि हाँ कोई चैनल हो जहाँ से मुझे नोट्स मिल सके, या जहाँ से जो है हमको शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन मिल सके, जहाँ से पता चल सके कि क्या पढ़ें, कितना छोड़ दें। ऐसा हम लोग भी खोजते थे। बट अभी तक मैं लगभग 2-3 साल 4 साल हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई चैनल अभी आया है। ठीक है, 1-2 चैनल अभी हैं जो रन कर रहे हैं, बाकी किसी ने आधा करा के छोड़ दिया है। ठीक है, कोई 1-2 वीडियो डाल के छोड़ दिया है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरी चीज़ें नहीं मिल पाई, क्यों? क्योंकि संसाधनों का अभाव है। अब मैं ही आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ, मैं इसको और बेहतर कर सकती हूँ। अगर मेरे पास वित्तीय रूप से मैं बहुत ज़्यादा सक्षम रहूँ तो मैं इन चीज़ों को बहुत बेहतर जो है वो कर सकती हूँ। तो वित्तीय सहायता या वित्तीय संसाधन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आर्थिक रूप से आप सक्षम हैं तो आप अगर बच्चों को सुविधाएं देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई बच्चा है जो है बहुत मतलब उसको कुछ सहायता की ज़रूरत है, अगर आपके पास उपलब्ध रहेगा तभी तो आप उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे ही अगर हम बच्चों को सुविधाएं देना चाहते हैं, समुदाय को एक साथ लाना चाहते हैं, तो आर्थिक सहायता जो है वो भी आपके पास होनी चाहिए। CBR कार्यक्रमों के लिए वित्त कई अलग अलग स्रोतों से जुटाया जाता है। देखिए, ऐसे बहुत सारे अलग अलग NGO हैं या अलग अलग तरह के ऐसे आपके संगठन हैं जो कि वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। जहां संभव हो समुदाय आधारित वित्तीय पोषण पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कार्यक्रमों से दीर्घकालीन स्थिरता में योगदान मिलेगा और समुदाय में वित्त पोषण के जो संभावित तरीके हैं उसको जो है वो उसको हम शामिल कर सकते हैं। देखिए, स्थानीय सरकारी अनुदान या जो आपका CBD है उसमें जो है उसकी आय गतिविधियां हैं, और स्थानीय व्यापार दान और कॉर्पोरेट प्रयोजन है। ये कुछ ऐसी संस्थानें हैं जो कि सुविधाएं देती हैं उन विकलांग लोगों के लिए सेवा शुल्क उपयोगकर्ता शुल्क जिनके पास जो है आवश्यक धन नहीं है। वित्तीय प्रबंधन की बात करते हैं तो वित्तीय प्रबंधन के लिए एक पारदर्शिता प्रणाली जो है वो स्थापित करना महत्वपूर्ण है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कार्यक्रम में निहित हितधारकों के प्रति जो जवाबदेह है, जिससे फंडिंग निकाय, समुदाय के सदस्य एवं विकलांग लोग जो है वो शामिल हैं। वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम जो है वो प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसमें अन्य लोग भी जो है वो शामिल हो सकते हैं, खासकर जब कार्यक्रम बड़े हो और बड़ी मात्रा में धन शामिल हो। जब बड़ी मात्रा में धन की ज़रूरत हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगला आपका सरल उपाय है, यह CBR कार्यक्रम में सेवाओं को प्रमुख दोषों में से एक है। यदि सार्वजनिक भवनों, शौचालय, घरों में जो संबंधित पहुंच है वो संबंधित समस्या है, तो सामाजिक सेवा और समाज कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय नीति द्वारा एक निश्चित राशि जो है वो वितरित की जाती है। सामाजिक सहभाग की बात करते हैं तो नई भागीदारी एजेंसियों को दी गई अन्य सेवाओं के लिए समुदाय में पहले से ही स्वीकार्यता और जो विश्वसनीयता है उससे प्राप्त जो समुदाय अतिरिक्त सेवा में जो है रुचि लेने और सेवाओं को स्वीकार करने में दृष्टिबाधित लोगों की पहचान और प्रेरणा में ये शामिल हो गया है।
संसाधनों को जुटाने की बात करते हैं तो निधिक क्रमिक जो उपकरण है, जो परिवहन है, जो भौतिक संरचना है, जो सेवाएं हैं, जो अनुसंधान है, सूचना और ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जिन्हें जुटाना होगा। लेकिन केंद्रीय और स्थानीय सरकारी निकाय, समुदाय, जो गैर सरकारी संगठन हैं, यह संसाधन जो है वो प्रदान करते हैं। अलग अलग संस्थानों से संसाधन प्रदान होते हैं, तो उन सभी संसाधनों को एक स्थान पर जुटाना और उन सभी संसाधनों को जुटा करके समुदाय के लोगों के हित में काम करना, ये महत्वपूर्ण होता है। यहाँ सरकार की जो भूमिका है, सरकार की भूमिका समुदाय के साथ उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना है और समुदाय को यह बताना है कि उसे क्या करना है, और जैसे कि स्थानीय प्रबंधन और कुछ संसाधन जो है वो प्रदान करना। फिर सरकार प्रशिक्षण, तकनीकी, प्रशासनिक सहायता और रिफ्रेशन के माध्यम से लापता घटकों को जो है वो पूरा करती है। तो ये आपका था पूरा 4.4। अब यहाँ से हम जो है 4.5 की तरफ बढ़ेंगे और 4.5 पढ़ेंगे। क्या इशूज़ होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं इन रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन द कम्युनिटी। समुदाय में समुदाय आधारित जो पुनर्वास है या समुदाय में बच्चों का पुनर्वसित करने में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो समुदाय है, समुदाय के अंदर विकलांग बच्चों को शामिल करने या उनको पुनर्वसित करने में क्या समस्याएं हैं उनको बारे में पढ़ेंगे। समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम जो केंद्र बिंदु है वो निःशक्त व्यक्तियों, परिवारजनों एवं समुदाय के सदस्यों के बीच कौशलों का हस्तांतरण करना है, जिसके लिए प्रभावी प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है वो एक बड़ी चुनौती होती है। जहाँ समुदाय आधारित पुनर्वास मॉडल माध्यम स्तरीय कार्यकर्ताओं, समुदाय कार्यकर्ताओं एवं परिवार के जो सदस्यों पर जो है वो निर्भर होता है। ऐसे में विभिन्न स्तर के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं उनकी अत्यंत जो आवश्यकता होती है और समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम को उत्तम बनाने के लिए प्रशिक्षण और व्यवसाय की जो सेवाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण होती हैं। और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम को निःशक्त व्यक्तियों का पुनर्वास व्यवसायिकों से संबंध जो है और निःशक्त व्यक्तियों के संगठन से जो संबंध है, सरकारी विभागों एवं समुदाय के साथ जो उनका संबंध है वो भी स्थापित करना ज़रूरी होता है। इस प्रकार से इस क्षेत्र में कार्यरत जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी आपके व्यवसायिक हैं, जितने भी आपके विशेष प्रशिक्षक व्यवसायिक, इन सभी को संपर्क रखना चाहिए जिससे आवश्यक जानकारियों का जो है वो आदान प्रदान हो सके। अगर इन सब जानकारी से सभी जगह समुदाय आधारित पुनर्वास में किसी एक को लेकर के नहीं चला जाता है, सभी समुदाय के सभी सदस्यों को लेकर के चला जाता है और सभी के बीच में बॉन्डिंग जो संबंध है वो भी आपका बेहतर होना चाहिए। अगर बेहतर संबंध नहीं बन पा रहा है या किसी का अनबन हो रहा है या कोई सुविधाएं देने से बच रहा है तो उससे समुदाय आधारित पुनर्वास जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। समुदाय आधारित पुनर्वास से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो पहला है अपर्याप्त फंडिंग। सरकार CBR कार्यक्रम को पूरे देश में विस्तारित करना चाहती है, लेकिन पर्याप्त फंडिंग के कारण CBR में 56 में से लगभग 10 जिले तक ही ये सीमित हो पाता है। कहने का मतलब है जैसे धन, देखिए सरकार चाहती तो है कि हर लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, लेकिन उसके लिए धन की भी ज़रूरत होती है। किसी को सुविधाएं क्या देंगे आप, मैं आपको टाइपिंग नोट्स नहीं दे पा रही हूं या मैं आपको जो है बहुत एनिमेशन के थ्रू नहीं पढ़ा पा रही हूं, मैं आपको और अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हूं, लेकिन सुविधाओं का अभाव है हमारे पास। अगर बोर्ड रहे या मतलब इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी डिवाइस है जहाँ से ऑनलाइन टीचिंग बेहतर हो सकती है, वो सारी सुविधाएँ अगर हमारे पास रहे तो मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा सकती हूँ, कर सकती हूँ ना। लेकिन बात यह है कि सुविधाओं के अभाव में अभी ऐसा इतना ज़्यादा जो है आर्थिक रूप से हम सशक्त नहीं है कि हाँ मैं एक डिजिटल बोर्ड की सेटिंग जो है वो कर सकूं। तो इससे क्या होगा कि सुविधाएं भी आप तक कम पहुंच रही हैं, आप तक जानकारियां पहुंच तो रही हैं बट वो एक सीमित दायरे में है कि एक स्लाइड के माध्यम से ही हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब पर्याप्त फंडिंग सरकार चाहती तो है, मैं भी चाहती हूँ कि आपको हर चीज़ बेहतर तरीके से मिल सके, फ्री में हर चीज़ मिल सके, लेकिन जब मेरे पास ही वो सुविधाएं नहीं है तो मैं आप तक कैसे पहुंचा सकती हूँ, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी होता है कि CBR को लागू करने के लिए पर्याप्त फंडिंग हो। अगला है सांख्यिकी आंकड़ों के अभाव। विश्वसनीय डेटा के कमी के कारण विकलांगों की व्यापकता का परिणाम जो है वो ज्ञात नहीं है। जैसे अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, या नोटिस किया है या नहीं किया है वो मैं नहीं जानती, आपने देखा होगा कि PWD में हियरिंग लॉस के लिए क्या बोला कि 60 डेसिबल तक सुन रहे हैं तो वो हियरिंग लॉस में चले जाएंगे। RPWD आया तो RPWD ने क्या कहा, नहीं 70 dB तक सुनेंगे
तो वो हीयरिंग लॉस वाले में जाएंगे। अब बताइए, अगर कोई 60 dB तक सुन रहा था, पहली बात तो अगर कोई 60 dB पर सुन रहा है तो वो वैसे ही उसका संप्रेषण कौशल, उसकी वाणी भाषा सब प्रभावित होती है, ठीक है। अब सरकार क्या कर रही है, नहीं, आप अगर 10% और ज़्यादा सुनेंगे ना तो मैं आपको दिव्यांग मानूंगा। 60% वालों को अब सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, 70 पे ही आपको सुविधाएं दी जाएगी अगर आप 70 dB पर सुन रहे हैं। ये बताइए, आप 10 dB जो आगे बढ़ा दे रहे हैं, मतलब आप हीयरिंग लॉस की जो क्राइटेरिया है, जैसे मैं कहूँ कि D.Ed करके आप मास्टर नहीं बन पाएंगे, अब आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, तब आप मास्टर बन पाएंगे। तो क्या वो आपके अधिकारों का हनन नहीं होगा? जहां आप D.Ed करके टीचर बन पा रहे थे, जहां एक बच्चा 60 डेसिबल सुन करके हीयरिंग लॉस की कैटेगरी में जा रहा था और सुविधाएं ले पा रहा था, अब वही बच्चा जब 70 dB तक उसकी हीयरिंग लॉस की जाएगा, उसका हीयरिंग लॉस का स्तर 70 dB पर वह सुनेगा, तब उसको आप हीयरिंग लॉस मानेंगे। तो 60 dB वालों को तो आप बाहर कर दिए। और इससे क्या होगा, इससे सरकार के डेटा आपको कब मिलेगा कि कम लोग श्रवण बाधित है। श्रवण बाधित बहुत लोग हैं, लेकिन आप अपनी डेटा में उनको जो है वो काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे दिव्यांग बच्चे हैं जिनका सही तरीके से सरकार तक डाटा नहीं पहुँचता है। जैसे IT टीचर्स हैं, उनके माध्यम से सरकार तक डाटा पहुँचता है, जो आपका होता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से डाटा पहुंचता है, लेकिन अगर पर्याप्त डाटा सरकार के पास नहीं पहुंचता है तो उससे सुविधाएं भी वो उसी मात्रा में प्रोवाइड करवाता है, जिससे समुदाय के हर बच्चे तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। जो जनगणना होती है उसमें भी जो है 5 साल में आप जनगणना करवा रहे हैं, 5 साल के मतलब 5 साल बाद आप जनगणना करवाते हैं, तो उसमें न जाने कितने ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको जो 5 साल तक उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और ऐसे बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनका जांच या जिनका UDID कार्ड, ये सारी चीज़ें बन ही नहीं पाती हैं, तो उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। उसके बाद आपका है अधिकारिता। भले ही सरकार द्वारा दिव्यांगों के बीच गरीबी उन्मूलन और शेष जो तरीके पहुंच तक बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जिस पर हमारे अभी भी जो है अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए अधिक से अधिक दिव्यांग समुदाय में जो सक्षम वित्तीय योजनाओं तक पहुँच की आवश्यकता है। इसके माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि दिव्यांगजन बेहतर जीवन स्तर के लिए उत्पादन अधिगम जो है वो लगे हुए हैं। लिंग संतुलन, यह भी आपका एक चुनौती होता है। लिंग संतुलन विधिवत समूहों के निःशक्त प्रतिनिधियों पर जोर दिया जाना चाहिए और समाज को दिव्यांग विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों को समान किया जाना चाहिए। लड़कियों के लिए जो बेहतर शिक्षा है, आवास है, उसको भी प्रोवाइड करवाना चाहिए। कहीं ना कहीं परिवार भी, अगर लिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो परिवार भी इसके लिए जिम्मेदार होता है कि वो भेदभाव करता है और वहाँ से बच्चों को सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। स्वास्थ्य चर्चा प्रणाली आपकी है, चूँकि विकलांगता के प्रमुख कारण सकारात्मक और रोके जाने वाले योग हैं, इसीलिए दिव्यांग जो विकलांगता है उसके दर को कम करने के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य जो देखभाल प्रणाली है उसकी आवश्यकता है। भौतिक एवं पर्यावरणीय बचाव को दूर करना, सरकार को अधिक स्तर रखने और जो है मोटर दुर्घटना जैसी विकलांगता को बढ़ाने वाली गतिविधियों से बचने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए और लापरवाह ड्राइवरों और घरेलू हिंसा में शामिल लोगों को दंडित करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जो घरेलू हिंसा या वैसे भी बाहरी जो हिंसा होती है, किसी पर तेजाब फेंक देना जिससे उसके जो है बॉडी ख़राब हो जाना, ठीक है, और किसी को घर में मारपीट देना, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा मारपीट दिया तो मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ गया, या जो आपके अनियमित तौर से जो ये मोटर वाहनें चलती हैं, ये भी कहीं ना कहीं विकलांगता को बढ़ावा देती हैं कि एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। संस्थागत पुनर्वास जो है हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि समुदाय आधारित पुनर्वास दिव्यांगों को कोई सही सुविधाएँ प्रदान नहीं करता। ऐसे लोग भी हैं जो गंभीर रूप से विकलांग है और जिन्हें सभी संस्थाओं की सेवाओं की आवश्यकता है। इसीलिए सरकारों को संस्थाओं को फंड देना जारी रखना चाहिए ताकि वह CBR प्रोग्राम जो है वो मिलकर के कर सके। तो उसके बाद समन्वय की बात करते हैं। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि CBR के विभिन्न हितधारकों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसके दौरान जांचने के लिए सरकार को हितधारकों के साथ मिलकर गतिविधियों को समन्वय करने और उनकी निगरानी और मूल्यांकन करने में सहायता जो है वो देनी चाहिए ताकि सभी तक सुविधाएँ पहुँच सके। तो ये आपका था पूरा 4.5 और यहाँ से हमारा यूनिट 4 कंप्लीट होता है और मैं आपको शाम तक यूनिट 5 भी जो है वो प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगी, ठीक है। बाकी कितना हो पाता है
वो देखा जाएगा। और 4.5 ये आपका कंप्लीट होता है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बार चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।